जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने जो पहले इन वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है व्याकरण का, वो आपको समझ आया होगा। और आज हम फिर उसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। तो जैसा हम पढ़ रहे थे भाषा, हिंदी भाषा और व्याकरण, तो इसके हमने लगभग 3 पार्ट जो वो पढ़ लिए हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले आम भाषा के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको व्याकरण के बारे में बताया। भाषा और व्याकरण का परस्पर क्या संबंध है, क्या योगदान व्याकरण का भाषा में रहता है, व्याकरण के बिना भाषा क्या है, ये सारी चीजें आपको खुल के बताई। उसके बाद मैंने आपको अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरक्षेत्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या सार्वदेशिक भाषा हिंदी के बारे में बताया। और उसमें हमने विशेष उल्लेख अपनी पुरातन और सुसंस्कृत सभ्य आदर्शमयी भाषा संस्कृत का उल्लेख भी किया। तो प्यारे बच्चों, शायद वो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपको हिंदी के बारे में आगे पढ़ाना जा रहा हूं। तो हम आज बात करेंगे हिंदी भाषा में उपभाषा और बोलियां, इसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों, पहले हमारा आता है भाषा, उसके बाद उपभाषा, उसके बाद बोली। तो प्यारे बच्चों, ये किसी भी भाषा के ये अंग रहते हैं। भाषा आपने समझ ली, और भाषा जो है वो एक ऐसा रूप स्वरूप है जो बहुत ही विस्तृत है। एक बड़े भूखंड, बड़े विशाल भूभाग के ऊपर बोली जाने वाली, समझी जाने वाली जो रूप स्वरूप है, समझा जाने वाला और बोला जाने वाला, भाषा का ऐसा रूप स्वरूप है जिससे हम भाषा कहते हैं। और उपभाषा और बोली, तो इसके साथ एक बड़े भूभाग के ऊपर बोली जाने वाली, विस्तृत क्षेत्र के ऊपर बोले जाने वाली, बड़े भूखंड के ऊपर बोली जाने वाली, समझे जाने वाली, उसके साथ जिसके अंदर साहित्यिक रचनाएं हों। साहित्यिक रचना होने के कारण कोई भी बोली उपभाषा और फिर जाकर वो भाषा बनती है। तो मैंने आपको कहा था कि कड़ी, ये सब का आपस में एक रिश्ता है। जैसा हम मानते हैं ना कि धरती गोल है, जहां भी जाएंगे हट फिर के एक ही जगह आ जाएंगे, तो वैसा ही बोलने का मतलब है कि सारे रूप स्वरूप जो वो एक हैं। जिस प्रकार आप परमात्मा अनेक रूपों में पुकारते हैं, परंतु परमात्मा तो एक है, तो उसी प्रकार ये भाषा एक है, परंतु इसके अंग अलग अलग हैं। तो प्यारे बच्चों, भाषा का रूप स्वरूप जो वो विस्तृत है, बड़े भूभाग के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा, अंतर क्षेत्रीय, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और सार्वदेशिक भाषा। तो ये भाषा है, मतलब बड़े भूभाग के ऊपर। अब उपभाषा जो उससे छोटा रूप, जैसे हम उपभाषा में मैं उल्लेख करना चाहूंगा आपकी ब्रज भाषा, खड़ी बोली। हालांकि इनको हम हिंदी की बोलियां बोलते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके साथ। तो आदि आदि जो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप किताब से भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारी रचनाएं हैं, ये जो हमारी बोलियां हैं, इनमें जो रचनाएं हैं वो जाकर उपभाषा बनती है, और वो बात जाकर के बाद में भाषा में समाहित हो जाती है। हम यूं कह लेंगे नदी, नाला, या नाला पहले
जैसे आपने बोलना है ना। समुद्र, वर्षा होती है, नालों में पानी जाता है, नालों के बाद खड्डों में आता है, उसके बाद नदी में चला जाता है और नदियों से मिलकर जाकर समुद्र में समाहित हो जाती है। फिर पहचानना मुश्किल है कि गंगा कहाँ है, जमुना कहाँ है, सरस्वती कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ है, वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार भाषा एक समुद्र की तरह है, विशाल है, जिसकी सहायक ये मान लो नाला है और ये नदी है, और ये बहकर कहाँ मिल जाती है, भाषा में समाहित हो जाती है। फिर पहचानना मुश्किल है कि उपभाषा क्या है और बोली क्या है, परंतु आज मैं आपको इनके बीच में अंतर स्पष्ट करूंगा। तो भाषा मैंने आपको समझा दी, उसके बाद हम उपभाषा के ऊपर आए कि स्थानीय बोलियों का वो ऐसा रूप स्वरूप जिसमें साहित्यिक रचना होती है। कबीर जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, रसखान जी ने लिखा, रहीम जी ने लिखा, जयसी जी ने लिखा, ललग्गे जी ने लिखा, मीराबाई जी ने लिखा, रविदास जी ने लिखा, और ना जाने कितने हमारे संत कवियों ने लिखा। वो लगभग इन्हीं बोलियों में आता रहा। तो जब उनमें वो साहित्यिक रचना हो गई तो उसके कारण वो बोली उपभाषा बन गई। ठीक है, तो भाषा के बाद छोटा रूप स्वरूप जब वो उपभाषा का है, और उपभाषा क्या है वो मैंने आपको बता दी कि जब किसी भी बोली में कोई ऐसी साहित्यिक रचना हो जाती है और उसको हम जो है वो अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं तो वो उपभाषा बन जाती है। बोली साहित्यिक रचना का रूप लेने के बाद जब वो कोई भी बोली जब वो भाषा बन जाती है, मतलब कि उसका खंड जो होगा, समझा जाने वाला, बोला जाने वाला, वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद बोली के ऊपर हम आते हैं। बोली मात्र क्या होता है, बोली जाती है। हर 5, 10, 15 किलोमीटर के बाद बोली का रूप स्वरूप जो वो बदलता रहता है। बोली मात्र बोली जाती है, इसका कोई अपना बच्चों साहित्य नहीं होता है, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है। जब भी बोली में कोई ऐसी साहित्यिक रचना हो जाएगी और उसका साहित्य समृद्ध हो जाएगा, वो उपभाषा बन जाएगी और उस रचना को भाषा में स्थान मिल जाएगा। समझ गए आप? तो बोली मात्र बोली जाती है। बोली का मतलब सिर्फ बोलने से, मात्र बोलने से। अगर हम यूं कह लें कि बोली हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है, ठीक है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मां की गोदी में जो सीखी जाने वाली भाषा है, अगर हम मातृभाषा की बात करें, ऐसे तो हम मातृभाषा अब हम हिंदी को मानते हैं, परंतु अगर उस आधार पर देखा जाए तो बोली जो वो हमारी मातृभाषा होती है, क्योंकि हम अलग अलग गांवों से, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग गांव से रहते हैं। वहां जो बोलियों का प्रभाव ज्यादा है, तो हमारी माँ जो हो सकता है हिंदी नहीं बोलती हो, वो पहाड़ी बोलती हो, जो हम बोलते हैं अपने गांव में, तो वो मेरी माँ की भाषा है, उसको मैं मातृभाषा कहूंगा। परंतु जब हम बड़े स्तर पर चले जाएंगे तो हमारी हिंदी जो वो मातृभाषा आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें को बड़ा आपने डीपली नहीं जाना है, मैंने समझाने के लिए आपको ये बात बताई है। तो बोली मात्र बोली जाती है, बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है, और हर 5, 10, 15 किलोमीटर के बाद बोली का रूप स्वरूप जो वो बदल जाता है। जैसे बच्चों, आपके हिमाचल के 12 जिले हैं, 12 जिलों में लगभग अलग अलग तरह की बोलियां जो वो बोली जाती हैं। हर ब्लॉक की, हर खंड की, हर गांव की अपनी अलग से बोली होती है। हर शब्द जो वो 5-6 किलोमीटर के बाद जो वो बदल जाता है, तो आप बखूबी समझ जाते हैं। तो इसमें जो है वो हमारी बोलियों में, हिमाचल की बोलियों में जो है वो हमारी कांगड़ी आ जाती है, कुल्लवी आ जाती है, या मंडियाली आ जाती है। इस तरह से जो वो हमारी बोलियों को बांटा गया है। तो इनमें कोई साहित्यिक बड़ी रचना नहीं है, कोई ऐसा साहित्यिक स्थान इसका इन बोलियों का नहीं है, तभी आज तक इनको कोई भी उपभाषा नहीं बोलता, ना ही इन बोलियों की रचनाओं को हिंदी भाषा में स्थान मिलता है। अब इनको क्यों मिल गया? क्योंकि
आदि काल से जब मैंने कबीर जी के बारे में आपको और तुलसीदास जी के बारे में बताया था, तो मैंने आपको आदि काल भक्ति काल के कवियों के बारे में बताया था। तो ये उस काल के कवि रहे हैं जिन्होंने इन्हीं बोलियों में जो वो अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। और बाद में वो आज हम कबीर जी की दोहे हिंदी में पढ़ते हैं, तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसके साथ हम रसखान जी के दोहे पढ़ते हैं, रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं, सूरदास जी के पद पढ़ते हैं, तो देव जी के सभी पढ़ते हैं। तो वो सारे के सारे जो है बेटे वो इन अलग अलग बोलियों में लिखे हुए हैं, परंतु आज वो उपभाषाएं बन गई हैं, भाषा का एक अंग बन गई हैं, क्योंकि उनमें रचनाएं हो गई हैं। तो ये इनके बीच में एक मूल अंतर था जो आपको मैंने समझाना था। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो मैंने चीज समझाई ये समझ आ गई होगी। तो अब इनका मैंने आपको अंतर भी बता दिया और इनका आपस में जो संबंध है वो भी बता दिया। अगर हम बात करें भाषा और बोली की, तब भी भाषा और उपभाषा की, तो इनमें अंतर भी है और संबंध भी है। तो वो कारण वो चीजें जो मैंने आपको समझा दी। अब मैंने इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा और व्याकरण, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि इसका भी आपस में जो वो घनिष्ठ संबंध है। तो ये हिंदी भाषा से संबंधित और व्याकरण की जो मुख्य पृष्ठभूमि थी उससे संबंधित मुख्य बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये जो हमारा अध्याय है आज वो ये पूरा हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा इस अध्याय में लगेगा कि आपका कोई ऐसा संदेह रह गया है, कोई बात आपको अच्छे से समझ नहीं आई है, तो मैंने आपको बोला है कि आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट से द्वारा पूछना है। फिर मैंने आपको कहा कि मैं देसी घी द्वारा आपको डाल करके खिचड़ी जो वो खिला दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने बड़े आराम से वहां मेरे से पूछ लेना, पर खिचड़ी अपने घर में खानी, मेरे पास नहीं आना, इतने सारे को कैसे खिला दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये जो अध्याय है वो मैंने समझा दिया है। तो मैं आशा करूंगा कि आप बच्चे जो वो समझ गए होंगे। जो बात आपको समझ नहीं आएगी वो आप मेरे से पूछेंगे, तो हम फिर जो वो अगली वीडियो में फिर अगले दिन दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका समय फिर से शुभ हो, मेरी मंगल शुभकामनाएं। उसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।